हेलो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम चलते हैं प्रकाश के जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसको और आगे ले चलते हैं। इसमें आपको पढ़ाया जा रहा था इसके पहले आपको प्रकाश के बारे में बता दिया था और जो है दर्पण जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बता दिया था। उसके आगे है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? एक्चुअली प्रतिबिंब जो होता है वो छाया होता है, जो किसी वस्तु या किसी पिंड का जो छाया होता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो डिफिनेशन का देखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो ये इसको आगे हम देखेंगे और समझेंगे अच्छे से चित्र के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कोई वस्तु O और O डैश है, यहाँ से किरण जा रही है, दर्पण टकरा के फिर वापस यहाँ आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर यहाँ देखेंगे कोई किरण यहाँ से जाएगी तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहीं पे काटती हैं। जहाँ पे काटती हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि O डैश एक वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है, जो हम आगे बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन करके व्याख्या करके आप सीखोगे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, फिर क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु से एक किरण ऐसे जाएगी और दर्पण फिर ऐसे दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल के ऊपर चली जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण में टकराकर पुनः अपने ही मार्ग वापस लौट जाती है। तो देखते हैं दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ काट रही है और दर्पण के सामने काट रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण और देखेंगे यहाँ पे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हो तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस किरण में इस दर्पण में इस चित्र के माध्यम देखेंगे वस्तु जो है हमारा यहाँ से यहाँ पर रखा गया है। ये अवतल दर्पण है, ऐसे ही आपका उत्तल दर्पण में भी होता है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। आगे हम नियम बताएंगे। इसमें आपका एक वस्तु है O डैश, तो मुख्य के समांतर एक किरण डालेंगे तो फिर ये आपको पता है कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। देखते हैं ये वस्तु है, वस्तु पे एक पहली किरण मुख्य के समांतर चलती है और पुनः दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। और दूसरी किरण हमारा जो वक्रता केंद्र होकर जाती है और दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या होता है, फिर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अर्थात हम देखें कि इधर अगर पीछे ले जाएं किरण को तो कहीं भी मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी दूरी है तो आगे चल के और भी दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन हम अगर इसको पीछे की ओर कल्पना करें कि अगर इसे पीछे की ओर ले जाएं तो यहाँ पे एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों एक टकराएंगे, जहाँ पे टकराती है, जहाँ एक दूसरे काटती है, वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। अर्थात कहने का मतलब O डैश का वास्तविक ये जो वास्तविक वस्तु है इसका आभासी प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। यानी कि हम लोग कल्पना करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। आपका इसमें आता है किरण आरेख खींचने के नियम। तो कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम दो किरणों को खींचना आवश्यक है, तभी जाकर किरण प्रतिबिंब बन सकता है। तो उसके लिए कम से कम 3 नियम हैं। आपके जो किरण खींचने के नियम हैं वो 3 हैं। उसको हम देखेंगे अच्छे से, समझेंगे, जो आगे हमें चल के काम आएगी। पहले जो किरण आरेख खींचने के मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला नियम ये है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से कि मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस वाले में हम देखेंगे कि आपका उत्तल दर्पण है तो प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर ये इसके समांतर चल रही है। उसके बाद क्या होगा, दर्पण में परावर्तन के पश्चात ऐसे वापस लौट जा रहे हैं। लेकिन अगर कल्पना करें कि पीछे की ओर ऐसे कल्पना करें तो देखा जाए कि ये मुख्य फोकस होकर जा रही किरण। ठीक, तो पहला नियम ये हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने में प्रकाश किरण
दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक, ये मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं। दूसरा नियम हमारा जो होता है वो होता है कि इसको हम समझेंगे, इसी का जस्ट उल्टा होता है, जो अभी मैंने पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा, कि मुख्य फोकस से होकर जो प्रकाश किरण या जाती हुई प्रतीत होने प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी दे सकते हैं, अवतल दर्पण में भी दे सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ, इसको देख लीजिए। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखते हैं हम लोग। तीसरा नियम में, इस नियम में बताया जा रहा है कि जो तीसरा नियम होता है वो ऑलरेडी होता है कि मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश किरण अथवा जाती हुई प्रतीत होने प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से अपने मार्ग में वापस लौट आती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरण ऐसे जाती है और दर्पण में टकराएगी और टकराने के बाद पुनः ही अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, सीधे चला जाता है। जैसे हमने लिखा हुआ देख सकते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। ये नियम है। तीनों नियम अच्छे से देख लीजिए, नोट्स में नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला टॉपिक है प्रतिबिंब बनने के चिन्ह परिपाटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो एग्जाम तो आता नहीं है, लेकिन इसी के सहारे हम पूरा इस चैप्टर का जो सवाल होता है इसी के सहारे लगाया जाता है। इसे हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। लिया, दर्पण में चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित होते हैं। पहला, यदि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे ध्यान देना है। अभी आगे चल के हम अलग अलग पॉइंट को समझाएंगे, व्याख्या करेंगे चित्र के माध्यम से। पहले इसको देख लीजिए। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला पॉइंट चौथा, यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसे सीधा एवं धनात्मक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उसे ऋणात्मक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं। छठा पॉइंट है, प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से केंद्र की ओर मापी जाती है। अर्थात हम इसको अब चित्र के माध्यम से समझते हैं। जितने पॉइंट हमने ऊपर देखा है उसको ध्यान समझते हैं। आप देखो कि जो ये दर्पण है, ये दर्पण के ये बायां साइड, यानी कि हमेशा बाएं साइड क्या होता है, कोई वस्तु रखा होता है। कहीं भी रखोगे हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। ठीक है, और किरण सदैव बाईं तरफ से ही डाला जाता है। ठीक, मैंने उसमें नोट नहीं किया है, आप नोट कर सकते हैं। किरण सदैव बाईं तरफ से डाला जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो दूरी होगा वो हमारा केंद्र है। केंद्र से यानी ध्रुव से केंद्र की ओर मापा जाएगा। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे अगला पॉइंट, हमने बताया कि दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के इस सामने तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उसे आभासी कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और अगर वो आगे बनता है तो इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और अगर हम देखते हैं ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो उसे सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। सीधा और धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। यदि दर्पण के नीचे मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वह प्रतिबिंब कहलाता है उल्टा, और पीछे ऋणात्मक, उल्टा और ऋणात्मक होता है। इस चिन्ह परिपाटियों को हमें याद रखना पड़ेगा। यही हमें आगे चल के जो सवाल लगाने में बहुत मदद करेगा। चलिए देखते हैं आगे।
अगला टॉपिक जो हमारा होगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियाँ होती हैं प्रतिबिंब बनने की, उसको हम देख लेते हैं। इसमें दिया है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की 6 स्थितियाँ होती हैं। 6 स्थितियाँ होती हैं, जिसमें से एक एक हम देखते हैं। पहला स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा होता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। दूसरा होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। अगला है पांचवा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। छठा है लास्ट, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। अर्थात कहने का मतलब ये है, चित्र के माध्यम पर अगर हम समझें तो चित्र हमारा ये कहता है कि हम इसको 6 स्थितियाँ इसमें देख सकते हैं। पहला वस्तु कहाँ देख सकते हैं, यदि हम वस्तु अनंत पे यानी अनंत पे वस्तु रखें, अनंत पे कहीं भी रखें तो पहली स्थिति देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगला देखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रख के वस्तु देखेंगे, दूसरी स्थिति हो जाएगी। तीसरा हमारा वो जो है वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथा स्थिति हो जाएगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और पांचवा स्थिति है मुख्य फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। छठवा स्थिति होता है मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको हम डिटेल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक इसको जो मैंने पढ़ाया इसको बार बार रिवीजन करिए और नोट से बनाए रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। धन्यवाद।